दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट किया जाता है। आखिर कैसे जो बिजली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसे बनाकर हमारे घरों तथा इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जो यदि आप सिंगल फेज सप्लाई लिए हैं तो आपके घरों में 220 से 240 वोल्ट के बीच में आता होगा। यदि आप 3 फेज सप्लाई लिए हैं तो आपके घर में 400 वोल्टेज आता होगा। और इसी रेंज में, इसी वोल्टेज रेंज में छोटे से लेकर बड़े सभी मशीनों को चलाया जा सकता है। साथ ही जो इंडस्ट्रीज़ की छोटी से लेकर बड़ी मशीनें होती है उनको भी चलाने के लिए 200, 400, 800, 1000 इसी रेंज में पूरा मशीन को आराम से चलाया जा सकता है। लेकिन जब कोई भी विद्युत कंपनी एक जगह से दूसरे जगह तक उस सप्लाई को ले जाना रहता है तो उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। आप सुने होंगे 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा 765 किलो वोल्ट में एसी का ट्रांसमिशन होता है, मतलब 7,65,000 वोल्ट। जब हम इस हाई वोल्टेज को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते तो विद्युत कंपनी से अब बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से इतना खर्चा वहन क्यों करती है, जबकि हमारा जो नॉर्मल यूज़ करने का जो वोल्टेज लेवल है वो बहुत कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट कैसे करते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह तक इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से ट्रांसमिट कैसे करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वोल्टेज लेवल को डाउन करके डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गिरी गोस्वामी, आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर गुरु में हार्दिक स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जाता है। तो जो बिजली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसे जनरेट करने के लिए पावर प्लांट लगाई जाती है। ये जो पावर प्लांट है ये सोर्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। सोर्स मतलब कोई भी पावर प्लांट को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। जैसे अपन गाड़ी है, कार है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं, उसी तरह यदि हमें पावर प्लांट को चलाना है तो उसके लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो यदि हम कहीं भी पावर प्लांट नहीं लगा सकते, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यदि हम जहाँ पर पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर उसके लिए फ्यूल रहना चाहिए। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में कोयला की आवश्यकता होती है, तो कोयले के लिए आसपास उसके कोयले की खदान होनी चाहिए या एक रेलवे ट्रैक रहना चाहिए जहाँ से कोयला को आसानी से वहाँ पर पहुँचाया जा सके। उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें यूरेनियम U-235 यूज़ किया जाता है। साथ ही जैसे हवा है, पानी है ना, वाइन टरबाइन है ना, हवा से वाइन टरबाइन है, पावर प्लांट है, और जो वाटर है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इस तरह बायोमास है, जियोथर्मल है, बहुत सारे पावर प्लांट हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया का जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है। वो थर्मल पावर प्लांट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है। और यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए थर्मल पावर प्लांट तो ताइवान में है। हाँ तो दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। और इस उदाहरण से हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम पूरी तरह समझ जाएंगे कि एक विद्युत को कैसे जनरेट किया जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों कि कैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर प्लांट में जनरेट किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक थर्मल पावर प्लांट है। इस थर्मल पावर प्लांट में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है कूलिंग टावर है और ये जो है चिमनी है। दरअसल जब कोई भी आदमी थर्मल पावर प्लांट को देखता है तो इस कूलिंग टावर को देखकर ही उसे ऐसा लगता है कि यही चिमनी है। नहीं दोस्तों, ये चिमनी नहीं है, ये कूलिंग टावर है जहाँ स्टीम आता है और उस स्टीम को यहाँ पर स्प्रे किया जाता है नीचे की ओर, और नीचे से ठंडा ये जो हवा है वो ऊपर जाता है। तो इस तरह जो स्टीम है वो ठंडा पानी में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये चिमनी है। ये चिमनी जो बॉयलर है उसके पास लगा हुआ रहता है, जहाँ से जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो बाहर निकलता है। अब आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये थर्मल पावर प्लांट का लेआउट है। मतलब ये जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, इतने सभी चरणों को गुजरने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो बिजली है, वो जनरेट होता है। लेकिन मैं बेसिक ओवरव्यू के तौर पे आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बॉयलर है, ये टरबाइन है,
और ये जनरेटर है। बॉयलर के अंदर पानी भरा हुआ रहता है। पानी को यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में गर्म किया जाता है। अब इस पानी को गर्म करने के लिए, जैसे हम अपने बर्तन में पानी डाल दें तो गर्म करने के लिए हमें आग चाहिए रहेगा, जिसे हम अपने चूल्हे या सिलेंडर, गैस सिलेंडर की सहायता से गर्म करते हैं। उसी तरह बॉयलर को भी गर्म करने के लिए वहाँ पर जो ईंधन है, फ्यूल है, वहाँ पर कोयला का यूज़ किया जाता है। तो कोयला के लिए एक अलग पूरा सेक्शन होता है, वहाँ पर कोयला हैंडलिंग प्लांट रहता है ना। तो उसके बाद बॉयलर के नीचे वहाँ पर फायर किया जाता है, कोयला को जलाया जाता है। उसके बाद बॉयलर में जो भरा हुआ पानी है वो गर्म होता है। दोस्तों, ये जो पानी है वो हाई टेम्परेचर में इतना गर्म होता है कि वो जो पानी है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भाप एकदम हाई प्रेशर में रहता है। तो इसी बॉयलर में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो स्टीम है ये टरबाइन में जाता है। टरबाइन में बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई रहती हैं। जब ये स्टीम हाई प्रेशर के साथ उस टरबाइन के ब्लेड में जब पड़ता है तो टरबाइन का जो ब्लेड है वो रोटेट हो जाता है, मतलब घूमना चालू कर देता है। अब ये टरबाइन के जो ब्लेड्स है उसमें शाफ्ट लगा हुआ रहता है। अब वो शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। अब ये जो शाफ्ट है ये अल्टरनेटर, मतलब हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसके शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। तो जब टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होता है तो हमारा जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट होता है। इस प्रकार जो टरबाइन है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो जनरेटर है, मतलब हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है, वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें बेसिक बॉयलर है, टरबाइन है और जनरेटर है। उसके बाद बॉयलर और टरबाइन के बीच जो इतना सारा जो सेक्शन देख रहे हैं ये उनका अलग फंक्शन है, कि जैसे कि ये जो एयर प्रीहीटर है, इकोनोमाइज़र है, सुपर हीटर है, इनका अलग फंक्शन है। तो हम जो बेसिक ओवरव्यू है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है उसको हम समझ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप बॉयलर को तो समझ गए होंगे कि वो बर्तन की तरह रहता है जिसमें पानी डाला हुआ रहता है, और उस बर्तन को में जो पानी भरा है उसको गर्म करने के लिए हम कोयले से गर्म करते हैं। चलिए अब टरबाइन को एकदम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि टरबाइन में कैसे ब्लेड रहता है और वो कैसे प्रेशर के साथ रोटेट करता है। दोस्तों, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कोयला है, उसको जलाया जा रहा है, और फिर जो बॉयलर है उसमें पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ये स्टीम हाई प्रेशर के और हाई टेम्परेचर के साथ, जैसे कि आप मैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल के तौर पे जो ब्लेड है, इस ब्लेड में हाई प्रेशर के साथ वो स्टीम पड़ता है तो ब्लेड रोटेट करना चालू कर देता है। अब ये ब्लेड जब घूमना चालू करेगा तो इस शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। अब शाफ्ट घूमेगा और ये जो शाफ्ट है वो जो हमारा जनरेटर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो जब शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर भी रोटेट करना चालू कर देता है। इस प्रकार जो टरबाइन है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, तो दोस्तों आप समझ गए ना कि कैसे जो बिजली है उसे जनरेट किया जाता है एक थर्मल पावर प्लांट में। हाँ, तो दोस्तों अब अल्टरनेटर के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में अल्टरनेटर कौन सी मशीन होती है। देखिए दोस्तों, ये जो अल्टरनेटर होता है, मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के दोस्त हैं, वो समझ चुके होंगे। जो अल्टरनेटर है मतलब जो AC वोल्टेज जनरेट करता है। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेटर जो AC सप्लाई जनरेट करता है उसे अल्टरनेटर कहते हैं, है ना। इसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है। एक्चुअल में जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो कांस्टेंट रोटेटिंग मशीन है, मतलब उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो पूरे पावर प्लांट के साथ सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करता है। मतलब हमारे जितने भी भारत में जितने भी पावर प्लांट हैं वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्टेड होता है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि कोई पावर प्लांट है वो अपना अलग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और दूसरा पावर प्लांट है वो अलग से जनरेट कर रहा है। ये सभी एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्टेड हुए हैं, तो इनको एक दूसरे को देखते हुए काम करना पड़ता है। इसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। दोस्तों, ये जो साइड में आपको इक्वेशन दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। हमारे पूरे भारत में जो फ्रीक्वेंसी है उसे 50 हर्ट्ज फिक्स कर दिया गया, और उसी आधार पे ही पूरा जो पावर ग्रिड में जितने भी पावर प्लांट है वो सब उसी आधार पे ही जो एनर्जी का जनरेशन करता है।
तो दोस्तों इस इक्वेशन से आप क्या समझ पा रहे हैं, ये मैथमेटिक्स है। जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ पोल और जो रोटेशन है, जनरेटर का रोटेशन है, उस पर डिपेंड कर रहा है। यदि हम सिंक्रोनस जनरेटर का, जितने भी पावर प्लांट के सिंक्रोनस जनरेटर का जो स्पीड है उसे फिक्स कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा 50 हर्ट्ज। तो हमारे जो भारत में पूरा जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, पूरा ट्रांसमिशन है और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो छोटे कंज्यूमर रहे चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर रहे, जो सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज ही रहता है। चलिए दोस्तों, आपको मैं सिंक्रोनस जनरेटर मतलब अल्टरनेटर के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटर है। ये जो अल्टरनेटर होता है ये सामान्य जो जनरेटर है उससे थोड़ा अलग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो आउटर जो पार्ट है वो स्टेटर है, उसमें 3 फेस वाइंडिंग रखा हुआ रहता है। जो रोटर है उसमें फील्ड वाइंडिंग रहता है। इस जनरेटर की खासियत ये है कि जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब शाफ्ट टरबाइन के शाफ्ट से कपल रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो रोटर जब रोटेट करता है तभी हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। लेकिन इसका जो रोटर है उसमें हमें अलग से डीसी सप्लाई देना रहता है। मतलब इसका जो रोटर का जो वाइंडिंग है उसको हमें अलग से, जो डीसी जनरेटर उसकी सहायता से उसको डीसी सप्लाई देना रहता है ताकि ये अपना जनरेटिंग एक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। दोस्तों, आप जो जनरली जनरेटर देखे होंगे, जो डीजल इंजन वाला जनरेटर रहता है, उसमें आप देखे होंगे कि उसमें अलग से हमें सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन ये जो अल्टरनेटर है उसमें अलग से डीसी सप्लाई देने के लिए अरेंजमेंट रखना पड़ता है ताकि उसका जो रोटर पार्ट है उसमें अलग से हम डीसी सप्लाई दे सकें। इस तरह से अल्टरनेटर का जो स्टेटर पार्ट है उसमें एसी करंट 3 फेज सप्लाई रहता है और जो रोटर है उसमें डीसी सप्लाई रहता है। अब दोस्तों, आप इलेक्ट्रिसिटी को, जनरेशन को आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पूरा जनरेट किया जाता है। जैसे आप समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो कितने वोल्टेज लेवल में होता है, 6.6 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट, मतलब 6.6 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। उसके बाद उस वोल्टेज को ट्रांसमिशन सिस्टम को दे दिया जाता है। अब वो ट्रांसमिशन करने के लिए उसे 132 किलो वोल्ट मतलब 1,32,000 वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, ऐसा वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स होती हैं। यहाँ पर जो सब स्टेशन के बाद जो ट्रांसफार्मर लगता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों, यदि आप ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ट्रांसफार्मर को एकदम अच्छे वे में समझ जाइए। हाँ, तो दोस्तों, ये जो साइड में आप जो चार्ट देख रहे हैं ये सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। इसमें आप ऊपर में देख सकते हैं कि 11 किलो वोल्ट का जो एक प्लांट है वो जनरेट कर रहा है, उसको फिर वो 132 किलो वोल्ट में स्टेप अप कर रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। उसके बाद वो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम में चला जाता है। मतलब एक जहाँ जनरेशन होता है वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े जो टावर होते हैं उसकी सहायता से उसे ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर जब हम हाई वोल्टेज को डायरेक्ट यूज़ ही नहीं करते हैं तो इसको इतने अमाउंट में 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, इतने हाई वोल्टेजेस में काहे स्टक किया जाता है इसका। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मतलब जो बिजली है उसको उत्पादन कर लिया गया है। अब उसको उत्पादन जो है, जैसे कि मैं पहले बताया कि 6.6 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के बीच में होता है। एवरेज 11 किलो वोल्ट मान लेते हैं कि जनरेशन 11 किलो वोल्ट में हो रहा है। तो उस 11 किलो वोल्ट को स्टेप अप कर दिया जाता है, जैसे कि 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, और उसको स्टेप अप करके मतलब हाई वोल्टेज में उसको बढ़ाकर उसे ट्रांसमिशन सिस्टम में दे दिया जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये सब इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं। इन हाई वोल्टेजेस को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जनरेटिंग प्लांट के बाद वोल्टेज लेवल को हाई बढ़ाने का मेन कारण जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र है, मतलब एक जगह से बिजली को दूसरे जगह तक लंबी दूरी तय कराने के दौरान जो हमारा जो इफ़िशियंसी है मतलब जो दक्षता है उसको बढ़ाया जा सके। यदि हमारे पास कोई गाड़ी है दोस्तों, यदि गाड़ी में जैसे फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो हम यही चाहेंगे कि वो जो लंबे समय तक चले। वैसे यहाँ पास होता है
हमें अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जो दक्षता है उसको बढ़ाना है। साथ ही इसमें पावर लॉस का फैक्टर होता है, हमें पावर लॉस को भी कम करना है। वोल्टेज लेवल को एकदम ज़्यादा बढ़ा के ट्रांसमिशन करने से ये भी फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र वो हो पाता है। चलिए इसको मैं इक्वेशन मतलब एक समीकरण से मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि हम वोल्टेज को ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं तो हमारा जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम किया जा सकता है, इसीलिए हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं यदि हम वोल्टेज लेवल को बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो पाता है, मतलब जो सेंडिंग है जहाँ से हम एनर्जी को भेज रहे हैं और जहाँ रिसीव होगा तो इन दोनों के बीच जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो यही सब कारण है जिसके कारण हमें जो वोल्टेज है उनको बढ़ाना रहता है और हम बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो बिजली है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रिकल टावरों की सहायता से भारत में एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि जितने भी पावर प्लांट हैं हमारे भारत देश में सभी इन्हीं इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब जो पावर ग्रिड है वो हर स्टेट को इन्हीं इलेक्ट्रिकल टावरों की सहायता से एक दूसरे से जोड़ कर रखा हुआ है। तो दोस्तों जब हाई वोल्टेज करने से हमारा लॉस कम होता है, मैक्सिमम मात्रा में पावर जब ट्रांसफ़र होता है तो वोल्टेज को 400 किलो वोल्ट मतलब 4 लाख वोल्ट में बढ़ाने के बजाय उसको 4 करोड़ वोल्ट में बढ़ा देते हैं। उससे हमारा लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों, मतलब वोल्टेज को एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं। हमारे इंडिया में 765 किलो वोल्ट मतलब 7,65,000 वोल्ट पे ही एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद इंसुलेशन उसको सह नहीं पाएगा, मतलब उसको उस हाई वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कंट्रोल कर भी लेगा लेकिन जो कॉस्ट है मतलब जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, मतलब वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। इसीलिए वोल्टेज को हम 765 मैक्सिमम है हमारे इंडिया में। हाँ तो दोस्तों आप एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब जो बिजली है उसे जनरेट कैसे किया जाता है और उसको जनरेट करने के बाद एकदम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू कैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से ट्रांसमिट किया जाता है। अब उसके बाद जो ट्रांसमिशन सिस्टम के एंड पॉइंट में मतलब आखिरी पॉइंट में एक सब स्टेशन रहता है, वहाँ 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो जैसे कंज्यूमर है ताकि घरों में तथा जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ सप्लाई को दिया जा सके, क्योंकि हाई वोल्टेज को तो 132 किलो वोल्ट को डायरेक्ट इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता। तो दोस्तों जैसे हमने ट्रांसमिशन सिस्टम में देखा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन आता है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वोल्टेज लेवल थोड़ा अलग अलग रहता है। अब चलिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ लेते हैं एकदम अच्छी तरह से कि कैसे जनरेटिंग के बाद वोल्टेज को ट्रांसमिट किया गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सौंप दिया गया है वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है चलिए इस चीज़ को एकदम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने गली मोहल्ले में इस तरह के पोल ज़रूर देखते होंगे, ये सभी पोल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। मतलब इन पोल में 33 किलो वोल्ट से लेकर 11 किलो वोल्ट या 400 वोल्ट 220 वोल्ट से 240 वोल्ट इसी रेंज में रहता है। चलिए आपको मैं एक डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एकदम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पावर प्लांट है, यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है मतलब जो विद्युत ऊर्जा है वो जनरेट हुआ। जनरेशन के दौरान मैं पहले आपको बताया कि 6.6 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के रेंज तक क्या होता है हमारा जनरेशन होता है। उसके बाद उस वोल्टेज को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा देते हैं, स्टेप अप करते हैं। मैं आपको बताया ये स्टेप अप क्यों किया जाता है, क्यों इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से उसे एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर उसको स्टेप अप किया गया। तो ये जो इनपुट साइड में है वो जनरेटेड वोल्टेज है जो अल्टरनेटर के आउटपुट से मिलता है। उसके बाद उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 से 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट,
ऐसा करते हुए 765 किलो वोल्ट तक हमारे इंडिया में मैक्सिमम वोल्टेज लेवल है, मैं आपको इसको बताया हूँ। उसके बाद दोस्तों ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं। ये इलेक्ट्रिकल टावर पूरे भारत में फैला हुआ है, एक राज्य से दूसरे राज्य पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है इन्हीं कंडक्टर की सहायता से। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब क्या होता है कि हमें वोल्टेज को यूज़ करना है, हमारे जो डोमेस्टिक पर्पस मतलब घरेलू सामानों को चलाना है या इंडस्ट्री में देना है, तो इंडस्ट्री को देना है तो डायरेक्ट 400 किलो वोल्ट को नहीं दिया जाता, उसके बाद उसको स्टेप डाउन किया जाता है। ऐसा बहुत सारे सब स्टेशन रहती है जहाँ पर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, इनका अलग अलग लेवल रहता है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे कि ये वाला जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ से जैसे कि 132 किलो वोल्ट को हम ले लेते हैं, तो 130 किलो वोल्ट को वो 33 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया। मतलब वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ, हमारा जो सप्लाई है ये विद्युत है जनरेट हुआ पावर प्लांट से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वो हाई वोल्टेज में चेंज हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से वो यहाँ तक आया। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसको हमने 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 33 किलो वोल्ट है दोस्तों, इसको कुछ बड़े कंज्यूमर रहते हैं, मतलब जैसे इंडस्ट्रीज, उसको 33 किलो वोल्ट को जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने 33 किलो वोल्ट को इंडस्ट्री को हमने सप्लाई दे दिया है। अब उन लोग अपना अलग से पावर ट्रांसफार्मर लगाकर उसको कन्वर्ट करके अपना यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब सप्लाई हमारे घरों तक कैसे आता है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं, ये जैसे कि मैं बताया ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये 33 किलो वोल्ट में आउटपुट देता है हमें। अब ये जो 33 किलो वोल्ट है हम इंडस्ट्री को दे देते हैं, जैसे कि वो बड़ा इंडस्ट्री है, और या ये जो 33 किलो वोल्ट है ये किसी एक और सब स्टेशन में जाता है, जो हमारे नज़दीक में जो बिजली ऑफिस होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहते हैं। उसे कई बार आप शॉर्टकट में डीसी करके भी सुनते होंगे। तो ये जो सब स्टेशन है ये 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे भेजता है, और ये जो 11 किलो वोल्ट है वही पोल की सहायता से हमारे गांव या जो शहर है, टाउन है, वहाँ तक ये जो 11 किलो वोल्ट है जाता है। अब ये 11 किलो वोल्ट हमारे गांव के मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 पोल के बीच में ट्रांसफार्मर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके इनपुट साइड में 11 किलो वोल्ट रहता है, मतलब 11,000 वोल्ट का सप्लाई रहता है, और आउटपुट में हमें 400 वोल्ट और 220 से 240 वोल्ट मिलता है। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसके इनपुट साइड में 3 वायर है, 3 वायर मतलब RYB, और उसमें 11 किलो वोल्ट का सप्लाई है, और इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमें 400 वोल्ट मिलता है। मतलब 2 तार के बीच में 400 वोल्ट है लाइन वोल्टेज, और एक तार और एक न्यूट्रल के बीच में जो सप्लाई रहता है वो 220 से 240 वोल्ट रहता है। आप जो अपने गली मोहल्ले में जो 4 वायर देखते होंगे उसमें ऊपर का जो 3 वायर होता है वो फेस रहता है RYB, रेड येलो ब्लू, और जो सबसे नीचे का जो वायर रहता है वो न्यूट्रल वायर रहता है। वो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से निकला हुआ वायर है, वो एक्चुअल वो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से कनेक्टेड रहता है, जो ये इसको हम DTR स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो ट्रांसफार्मर जहाँ पर लगा रहता है पोल में उसको हम DTR स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वहाँ पर उन जो न्यूट्रल वायर है वो अर्थिंग रहता है, वही न्यूट्रल वायर हमारे घरों में आता है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो घर है ये सिंगल पे सप्लाई लिया है, तो ये ऊपर का एक वायर और सबसे नीचे का न्यूट्रल वायर को लिया है, तो वो सिंगल पे सप्लाई लिया है। मतलब यदि हमें सिंगल पे सप्लाई लिया तो ऊपर के जो 3 वायर में से हम एक वायर को ले लेते हैं और नीचे का न्यूट्रल को ले लेते हैं। यदि हम ये जो घर देख पा रहे हैं ये 3 पे सप्लाई लिया है, मतलब ऊपर के तीनों वायर को लिया है और नीचे का जो न्यूट्रल है उसको भी लिया है। तो इस प्रकार 3 फेज 4 वायर को ये अपने घर में लिया है, तो इस प्रकार इसको 3 फेज सप्लाई मिल गया है। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इंडस्ट्री है जो 11 किलो वोल्ट का सप्लाई लिया है। तो इसको सप्लाई देने के लिए डायरेक्ट जो बिजली ऑफिस मतलब जो सब स्टेशन है वहाँ का जो पावर ट्रांसफार्मर है उसी से ही डायरेक्ट इस इंडस्ट्री को दिया गया है। तो इस प्रकार पूरा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है।
तो ओवरऑल दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे पावर का जनरेट हुआ। उसके बाद हमने उसको स्टेप अप किया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टावर की सहायता से हमने उसको पूरा एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। उसके बाद ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आया है ये उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये जो बिजली ऑफिस आया, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसके बाद वो 33 को 11 किलोवोल्ट में कन्वर्ट किया। फिर वो 11 किलोवोल्ट हमारे जो गली में जो लगा रहता है DTR स्ट्रक्चर जो 2 पोल के बीच में रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सहायता से जो पोल में जो कंडक्टर रहता है वो हमारे घर के सामने जो पोल जो लगा हुआ रहता है वहाँ से जो सप्लाई है हमारे घर में आया रहता है। तो इस तरह दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा सिस्टम है एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एकदम अच्छी तरह से समझ गए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर प्लांट से हमारे घरों तथा जो इंडस्ट्रीज है वहाँ तक कैसे पहुँचती है। पावर को जनरेट किए, उसके बाद उसको बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावरों की सहायता से उसको हमने ट्रांसमिट किया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने उस वोल्टेज को कैसे स्टेप डाउन करके हमारे घरों तथा जो इंडस्ट्रीज है वहाँ तक कैसे पहुँचाया, इसको हमने एकदम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरह थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिकली समझाता हूँ जिससे आपको इंडस्ट्रियल फीलिंग होता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल इंजीनियर्स गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय में मिलता रहे। तथा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।